हमारे देश के स्क्वाड्रन लीडर थे देवैया साहब। उनकी कहानी, जो कि एक स्ट्राइक हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन, वो भी बहुत क्रिटिकल, बहुत डरावने समय में, क्योंकि उस वक्त भारत चीन से हार चुका था देश, और इस हार से उबर ही रहा था। और पाकिस्तान के पास ताकत आई, यूएस ने उनको सपोर्ट किया। तो उन्होंने उनकी जो नीतिमत्ता है वो शुरू की। तो हम जानते हैं कि उनकी नीति क्या है। तो साल 1965 में भारत चीन से मिली हार से उबरने की कोशिश ही कर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी मिलिट्री हेल्प मिल रही थी, मिलिट्री एड मिल रहा था। तो युद्ध की कोई खास खास घोषणा नहीं हुई थी। उससे पहले, जब युद्ध की कोई घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले 6 सितंबर 1965 की शाम को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई ठिकानों पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में पठानकोट में भारत के जमीन पर खड़े कुछ विमान नष्ट हो गए, हमले के कारण, हवाई हमले के कारण। तो इस हमले से पूरी भारतीय एयरफोर्स ने नाराजगी फैल दी। इस हमले से पूरी भारतीय वायुसेना नाराज हो गई। तो उनमें सबसे ज्यादा नाराज थे हमारे आज की कहानी के हीरो और हमारे देश के हीरो, स्क्वाड्रन लीडर कवि देवैया। उनकी कहानी हम कि उनको 23 साल बाद परमवीर चक्र मिला था। मरने के बाद 23 साल बाद परमवीर चक्र मिला था। और उनकी समाधि कहाँ आई है, उन पर एक फिल्म भी बनी है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप जुड़े रहना। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर छोड़कर चले जा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर कोई मजबूर होकर नहीं आता है, अपने काम के लिए आता है, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आता है। हो सकता है आप मोटिवेट भी हो सकते हो, कुछ सीखने को भी मिल सकता है, आपकी सोचने की बात है ना ये। तो देवैया ने, जो कवि देवैया का मैंने नाम लिया, उन्होंने 6 दिन पहले ही आदमपुर में पहली बार स्क्वाड्रन में अपना कार्यभार संभाला था। पहली बार देवैया ने 6 दिन पहले ही, जब ये कंडीशन आई, युद्ध की कंडीशन आई, उससे पहले 6 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज अपने हाथ में लिया था। और वो कुर्ग के रहने वाले थे। कुर्ग कहाँ आया, वो शायद डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, क्या है मुझे भी नहीं पता दोस्तों कुर्ग। लेकिन कुर्ग भारत की एक जगह है और शायद हिमालयन बेल्ट की ही है। इस तरह वो कुर्ग के रहने वाले थे। और उनकी गिनती, भारत की जो वायुसेना है ना, एयरफोर्स, उसमें टैलेंटेड और लीडर फाइटर पायलट में हुआ करती थी। उनकी गिनती, उनका बहुत बड़ा सम्मान था दोस्तों। तो उनको परमवीर चक्र क्यों मिला, ये सब कुछ हम जानेंगे। इसके अलावा वो कुर्ग के रहने वाले थे और हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। तो वो 6 नवंबर 1954 को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने थे। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स ज्वाइन किया था उन्होंने। और शुरू में वे वैम्पायर विमान उड़ाया करते थे। ये उस वक्त के, आजकल तो 5G 6G फाइटर जेट्स आ गए, लेकिन उस वक्त के जो फाइटर जेट हुआ करते थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आदमपुर आने से पहले वो हाकिमपेट एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है, उसमें भारतीय फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे हमारे कवि देवैया साहब। कवि देवैया खान आ जाता है दोस्तों, जवान है देश का, वीर है। इसलिए धर्म के मामले में तो उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनका धर्म होता है, वीर का धर्म होता है मानवता की रक्षा करना। तो जब पाकिस्तान से लड़ाई का माहौल बनने लगा, उनको मिलिट्री एड मिल रही थी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से,
तो ये जो युद्ध का माहौल बनने लगा तो उन्होंने खुद फाइटर जेट उड़ाने की प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मैं खुद उड़ाऊंगा। अब यह एक भारतीय वायुसेना के कमांड जो ऑफिस है उसने 6 सितंबर की देर रात ऑर्डर दिया कि आदमपुर और हलवाड़ा के मिस्टियर और हंटर स्क्वाड्रन पाकिस्तान हवाई ठिकानों पर जवाबी हमला करेंगे, ऐसा उनको ऑर्डर मिला। फिर आगे आदमपुर टाइगर्स के कमांडिंग ऑफिसर ओपी तनेजा ने ये तय किया कि उनकी स्क्वाड्रन, तनेजा की स्क्वाड्रन यानी ये जो मिलिट्री में बटालियन आते हैं ना, उस तरह एयरफोर्स में स्क्वाड्रन आती है जिसमें एक लीडर होता है, वो पूरी की पूरी जो काफिला होता है प्लेन का उसका नेतृत्व करता है। तो इस तरह उनकी जो तनेजा की स्क्वाड्रन थी, ओपी तनेजा जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थी एयरफोर्स में, उनकी जो स्क्वाड्रन थी वो पाकिस्तान के सरगोधा हवाई ठिकाने पर हमला बोलेगी, ऐसा तय हुआ। तब तय हुआ कि 7 सितंबर की सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:55 यानी 6 बजने में सिर्फ 5 मिनट पहले सरगोधा पर हवाई हमला बोलना है, ऐसी योजना बनी, तय हुआ। अब योजना बनाने वाले जो थे उनसे एक गलती हुई, वो भी जानते हैं वो कौन सी गलती थी। उन्होंने जो सरगोधा का समय था वो चुनने के बजाय भारत का जो आदमपुर था उसका समय उन्होंने, वो भूल गए कि सरगोधा के अंदर 15 मिनट बाद सूर्योदय होता है, तो उनका समय अलग है, हमारा समय अलग है, इसलिए अंधेरा विजिबिलिटी की इश्यू आएगा। विजिबिलिटी ऊपर तो प्लान उड़ता है तो विजिबिलिटी फोकस चाहिए ना पूरा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आया। फिर भी इनको परमवीर चक्र क्यों दिया गया, यही तो इस स्टोरी का मकसद है। तो वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि सरगोधा में उजाला, रोशनी, सूर्योदय का समय 6:10 का है, यानी 15 मिनट की ड्यूरेशन की गैप थी। यानी जब तक मिस्टियर विमान और दूसरे हंटर स्क्वाड्रन एक, तो मिस्टियर विमान सरगोधा के ऊपर पहुंचेगा तो वहां तो अंधेरा होगा और अंधेरे में कोई वो बम दागे नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कौन सा है नीचे पता ही नहीं चलेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई। ये आपने शायद बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा, जिसमें वो संजय दत्त नहीं, जैकी श्रॉफ या जैकी श्रॉफ मुझे पता नहीं, उन्होंने वो विमान को ऐसे मुक्का मार के कहा, यार साला रात को नहीं दौड़ सकता, वहां पर 120 जवान लड़ रहे लेकिन मैं रात को कुछ नहीं कर पाता। इस तरह वो रात को नहीं दौड़ सकते थे। तो ये योजना बनी लेकिन इसमें थोड़ी गलती हुई। तो विंग कमांडर उनके तनेजा साहब, उन्होंने आखिरी समय पर हमले का समय 15 मिनट देरी से यानी 6:10 पर करने का अनुरोध किया कि टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस किया जाए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। लेकिन उनके इस अनुरोध को नहीं माना गया, क्योंकि हलवाड़ा से हंटर की जो स्क्वाड्रन थी, एक ये मिस्टियर की स्क्वाड्रन थी, ये दोनों प्रकार के प्लेन थे जिसमें लीडरशिप में स्क्वाड्रन को बटालियन कहते। तो इस प्रकार की एक स्क्वाड्रन में मिस्टियर की थी और एक स्क्वाड्रन थी वो क्या नाम भूल गया, हंटर विमानों की। इसी समय दोनों का टाइमिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो ये नहीं माना गया उनका अनुरोध। फिर आगे हंटर स्क्वाड्रन को भी इसी समय हमला करने की जिम्मेवारी दी गई थी और उनके प्लान को अंतिम समय पर छेड़ा नहीं जा सकता। मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी हो, उसमें डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। एक सेकंड भी बहुत कीमती होता है, टपकती बूंद भी बहुत कीमती होती है। एक
एडवर्टाइजमेंट आया करता था जिसमें एक बाप मर रहा है, अपना बेटा जाता है, पिताजी मेरी वसीयत में थोड़ा डालो। दो भाई थे, पिताजी के पास 2 करोड़ रुपए थे बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने वसीयत में एक का वो डिजिट लिखा। उसके बाद बेटे ने कहा पिताजी जीरो डालते रहो, पिताजी और जीरो डालो और जीरो डालो और जीरो डालो। पिताजी तो बेचारा मर गए जीरो डालते डालते। वो तो भाई साहब खुशी खुशी बाहर निकले कागज लेकर वसीयत का। ओ हो 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया पिताजी के पैसे। ऊपर से एक पानी की बूंद ठीक जहां पर एक यानी 1 डिजिट लिखा हुआ था उस पर पड़ी और 1 डिजिट घुस गया, निकल गया और उनकी वसीयत में 0000 हो गया। इस तरह दोस्तों टपकती बूंद गेम चेंज कर सकती है। थोड़ी छोटी सी मुश्किल बड़ी बन सकती है। तो जो देवैया साहब हमारे थे परमवीर चक्र विजेता शूरवीर, उनको मुख्य हमला करने वाली टीम में नहीं रखा गया था। वो एक रिजर्व पायलट थी। इसका मतलब ये था कि वो हमले में तभी भाग लेते हैं रिजर्व पायलट अगर कोई विमान किसी कारण से टेक ऑफ नहीं कर पाता है, तब वो रिजर्व पायलट अपनी जगह लेते हैं। आदमपुर से सरगोधा तक का फ्लाइंग टाइम जो था वो 30 मिनट का था और पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 ही घंटा था। मैंने कहा ना कि एक एक सेकंड दोस्तों बहुत डिसिप्लिन होता है सेना में। तो मिस्टियर विमान के पायलट को इंस्ट्रक्शन थे कि वो सिर्फ सरगोधा हवाई ठिकानों पर बम गिराए और हवा में पाकिस्तानी विमानों से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। हमें सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना है। जैसा हमको जवाब दिया है उन्होंने उसी तरह हमको देना है। मैंने आगे बताया उसी तरह पाकिस्तान ने हमारे नष्ट कर दिए थे विमान। हमला पहला उन्होंने किया था। तो पायलट को इंस्ट्रक्शन मिला कि वो उस दिन रात खाना खाकर सो जाए, जल्दी तुरंत सो जाए ताकि अटैक यानी जो पाकिस्तान पर सरगोधा पर हमला करना था वो समय सर हो, अच्छी नींद लो तो अच्छी एनर्जी रहे शरीर में, डिसीजन पावर बढ़े, इसलिए ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। सुबह 3 बजे उनके जो सहायक सेना में होते हैं उन्होंने सभी पायलट्स को जगा दिया। ठीक 4 बजे सुबह सभी 12 और 2 स्टैंड बाई पायलट यानी 12 जिसमें 6 बट गए थे। एक हंटर की 6 जेट की टीम थी, एक उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मैंने बताया था मिस्टियर। मिस्टियर में 6 थे, 6 पायलट के पास मिस्टियर थे, 6 पायलट के पास वो हंटर थे और 2 मेन पायलट थे। 2 स्क्वाड्रन जो 6 की 2 स्क्वाड्रन थी, तो टोटल 12 जेट्स होते थे। उसके जो स्क्वाड्रन लीडर थे 2, तो टोटल 12 और 2 यानी 14 स्टैंड बाय पायलट जो फ्लाइट में उड़ाने वाले थे अटैक कर वो जी सूट पहने हुए स्क्वाड्रन के ब्रीफिंग रूम में पहुंच गए मीटिंग के लिए कि किस तरह से ये सब काम करना है। तो वो पहुंच गए। फिर आगे उस समय पूरा भारत सो रहा था दोस्तों। सरगोधा जो हवाई ठिकाने होते थे उसमें 4 हवाई पट्टी थी। सरगोधा पाकिस्तान में वहां पर 4 हवाई पट्टियां थी। एक सरगोधा मेन, छोटा सरगोधा, वागोवाल और बगटनवाला, ये 4 पट्टियां थी। फिर आगे सुबह 4:15 पर सभी पायलट की ब्रीफिंग समाप्त हुई और मीटिंग जो थी वो समाप्त हुई। लेकिन इस हमले में शुरू से ही परेशानियां खड़ी हो गई। जैसे ही सभी पायलट अपने विमानों तक पहुंचे तो एयर जो रेड होती है उसका सायरन बज उठा और कुछ विमान आए थे
पाकिस्तानी जो हमला करने वाले थे, तो सायरन बजा। मुश्किलें तो शुरू होगी, हम हमला ही करने जा रहे हैं और ऊपर तो घूम रहे हैं दुश्मन, ऐसा ऐसी कंडीशन थी। तो इस तरह ब्रीफिंग समाप्त हुई और शुरू से ही परेशान और सायरन बजा, तो सभी पायलट और टेक्नीशियन दौड़कर अपने बंकरों में पहुंच गए, वहां पर शरण ली उन्होंने। तो पाकिस्तान के B-57 जो जेट्स थे, उन्होंने कुछ बम गिराए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। फिर जब तनेजा अपने विमान पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वो अपना पैराशूट भूल गए। पैराशूट जो डाइविंग करने के लिए, जब प्लेन कंट्रोल खो जाते हैं, पूरा का पूरा टूट जाता है, तो फिर डाइविंग करना पड़ता है, पैराशूट से नीचे कूदना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं बचता, मर जाता है आदमी। तो उन्होंने पाया कि अपना पैराशूट भूल गए हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं था। दूसरे विमानों के विपरीत, जिनमें पैराशूट सीट से जुड़े हुए होते थे, तो मिस्टीरियस जो विमान थे, उनके पायलट्स को उन्हें अपने हाथों में ले जाकर सीट में फिट करना होता है। जो हंटर होते थे, उसके अंदर पहले से ही वो एडवांस हुए होंगे उस वक्त के, इसलिए उसमें पैराशूट लगा हुआ होता है पहले से ही। लेकिन इसमें नहीं था इस प्रकार के, जिसको तनेजा लीड कर रहा थे मिस्टीरियर के अंदर। तो मिस्टीरियर के पायलट को अपना पैराशूट अपने हाथ से लगाना होता था। सभी पायलट अपना पैराशूट खुद लेकर जाते थे, सिवाय कमांडिंग ऑफिसर की, जिनका पैराशूट एयरमैन लेकर चलता था। एक एक स्टेप की दोस्तों डिसिप्लिन होती है वहां पर, तभी जाकर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। जब पैराशूट की तलाश शुरू हुई, तो उसे नजदीक के एक गड्ढे में पाया गया। कि पैराशूट गया कहाँ, तो एक गड्ढे में पड़ा था। अब हुआ ये कि एयर रेड जो हुई, सायरन बजने लगी, उस दौरान जब हमला हुआ, उस दौरान एयरमैन जो था, उसने कमांडिंग ऑफिसर का तनेजा शायद उनका उनका पैराशूट गड्ढे में फेंक दिया था। तो थोड़ी देर बाद विंग कमांडर तनेजा ने टेक ऑफ किया। उस समय पाकिस्तानी हमले के कारण आदमपुर रनवे की लाइट बुझी हुई थी, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। अब 4 विमानों की दूसरी खेप का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर डैनी सटूर कर रहे थे। डैनी सटूर कर रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर सुदर्शन हांडा तीसरी खेप के लीडर थे। अब कमांडिंग अफसर तनेजा ने साफ कर दिया था कि सभी पायलट्स को अपने लक्ष्य पर हमला करके तुरंत वापस लौटना है, क्योंकि उनके पास दूसरी बार हमला करने का न तो समय है और न ही ईंधन होगा और न ही कोई प्लान है। ये प्लान में हमारे स्क्रिप्ट में है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर थिंक डिफरेंट का जो हम शायद आपको पता होगा, थिंक डिफरेंट यानी अलग सोचो, यही था तभी देवैया। उसने अलग सोचा, और जो भीड़ में चलते थे, जो प्लान था वो तो था, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया, इसीलिए उनको परमवीर चक्र मिला। महावीर चक्र तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने साफ कर दिया था कि दूसरा हमें हमला नहीं करना है, हमें हमला करके वापस तुरंत लौटना है, क्योंकि हमारे पास न तो ईंधन होगा न समय होगा। 1 घंटे का ऑपरेशन था ये पूरा का पूरा। तो तनेजा ने ब्रीफिंग में भी कहा था, अपनी आंखें खुली रखना, तुम्हारी प्रायोरिटी जमीन पर खड़े दुश्मन के जहाजों को तबाह करना है। दूसरी प्रायोरिटी आसपास के जो बिल्डिंग थे उस पर बमबारी करना है। विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन इसको हमला अनसक्सेसफुल होने का कारण नहीं माना जाएगा, ऐसी बात हुई। क्योंकि कई बार ऐसे विजिबिलिटी कम थी, इसके कारण थोड़ी दिक्कत है। इस प्रकार से तो पूरे के पूरे ऑपरेशन अनसक्सेसफुल ऐसा घोषित कर देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको नहीं कारण माना जाएगा। जब तक विमान टेक ऑफ की जगह पर नहीं पहुंचती, पूरी रेडियो साइलेंट रखी जाएगी, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या था इंस्ट्रक्शन में पूरा पूरा समझा जाएगा। रनवे की लाइट तभी जलाई जाएगी जब विमान का इंजन स्टार्ट होगा। हम लोग 5.28 पर टेक ऑफ करेंगे, 5:28 पर, यानी 5:55 का समय था। हमला करना था 5 मिनट 55
5:55 पर। तो उन्होंने इत्र रखा, इंजन स्टार्ट हो जाए तब लाइटें जलाना, सारे विमानों को 30-30 सेकंड के अंतराल पर टेक ऑफ करेंगे, यानी 30 सेकंड की गैप रहेगी। हमला बोलना इधर आने तक 30 सेकंड की गैप रहेगी। ये पूरा मैथमेटिक लगाना पड़ता है, इसलिए स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़ती है। अब इस अंतराल में टेक ऑफ करेंगे, उड़ेंगे, ऊपर उड़ान भरेंगे। और उन्होंने कहा कि हम लोग 5:28 पर टेक ऑफ करेंगे और रडार से बचने के लिए 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। हम लोग 30 मिनट में सरगोदा पहुंच जाएंगे और 5:58 से 30-30 सेकंड के अंतराल पर बम गिराने के लिए नीचे डाइव करेंगे। ऐसा नहीं होता है, फाइटर जेट डाइव करते हैं। अब कंट्रोल टावर से इन पायलट्स का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरी तरह से रेडियो साइलेंट रखने के इंस्ट्रक्शन थे। मिस्टीरियस विमान के 2 रिजर्व पायलट अपने इंजन स्टार्ट करके कभी भी उड़ान करने के लिए तैयार थे, रेडी थे मिस्टीरियस विमान के। यहाँ पर मिस्टीरियस विमान के पर भार क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस स्क्वाड्रन के अंदर एक महावीर था। महावीर वो नहीं, महावीर यानी वीर था, देवैया, तभी देवैया। तो विमानों के उड़ान भरते ही परेशानियां, चैलेंजेस आने शुरू हो गए। जो दूसरी खेप थी उसके 2 विमानों में उड़ते ही टेक्निकल इश्यू आया। तीसरी खेप के विमानों में टेक्निकल स्नैग आया। तब इनके बदले में रिजर्व मिस्टीरियर के साथ तैयार खड़े स्क्वाड्रन लीडर देवैया को टेक ऑफ करने के लिए कहा गया। अब गरजते हुए मिस्टीरियर्स ने सरगोदा हवाई ठिकानों पर हमला किया। नीचे से जो विमान पर लैंड टू एयर विमान को खत्म करने के, तोड़ने के लिए तोप चलाई जाती है, फायरिंग किया जाता है, वो भी उन्होंने शुरू किया सरगोदा में। अब समय था 5:58, निर्धारित समय से 3 मिनट लेट। अब तनेजा और उनके विंगमैन वर्मा ने सरगोदा हवाई ठिकाने पर पहली डाइव लगाई। तनेजा और उनके विंगमैन वर्मा ने सरगोदा पर पहली डाइव मारी, यानी नीचे कूद लगाई। अब खड़े हुए एक बड़े 4 इंजन के जहाज को पहचानते हुए उन्होंने उसे, जो विमान के अंदर रॉकेट्स लगे हुए हैं, उसे बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। ऊपर उठते हुए उनकी नजर एक स्टार फाइटर और 3 सेबर जेट्स पर पड़ी, उनकी जो लीडर थे उनकी। तो उन्होंने रेडियो साइलेंट रखने से तो इंस्ट्रक्शन को दिए गए थे, तो जो रेडियो साइलेंट रखने की इंस्ट्रक्शन थी उसको तोड़ते हुए अब दूसरे जत्थे को उन पर हमला करने के लिए कहा। लेकिन वहां रोशनी इतनी खराब थी, यानी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, इस सटू जो लीडर थी उन विमानों को देख ही नहीं पाए। उन्होंने टेक्निकल एरिया के दूसरे टारगेट्स पर हमला किया, उस पर नहीं किया। देखो आप स्टोरी, और ये जो हमला नहीं किया यही शायद कारण बना देवैया की मौत का। जैसे ही तनेजा एक हमला करने के बाद वापस अपने बेस जाने के लिए वापस मुड़ गए, तो रिजर्व पायलट देवैया का विमान वहां पहुंच गया। इस बीच पाकिस्तान के सकेसर रडार स्टेशन में पाकिस्तानी वायुसेना स्टार फाइटर विमानों को भारतीय हमले के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए, ऑर्डर दिए, आगाह किया, जानकारी दी। जब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन, जो बाद में जो वाइस मार्शल भी बने थे हमें उनके पाकिस्तान के, उनका F-104 जो जेट था वो वहां पहुंचता और मिस्टीरियस विमान वापसी का रास्ता पकड़ चुके थे। वो भी पहुंचा और मिस्टीरियस वापस लौट चुके थे हमला बोलकर। तो देवैया सबसे पीछे थी। अमजद की निगाह सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी, देवैया के जेट पर। तो इन दोनों पायलट्स के बीच हुई हवाई लड़ाई का वर्णन कई किताबों में भी दोस्तों
हो चुका है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक ग्रेट एयर बैटल्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी एयर वॉर ऑफ 1965, ये दोनों किताबें आप पढ़ना अगर इसके अंदर जाना चाहते हो तो, एयरफोर्स में नहीं, इस टॉपिक के अंदर। तो विंग कमांडर अरिजीत घोष, वो भी, उन्होंने भी किताब लिखी है। तो फ्लाइट जो लेफ्टिनेंट थे अमजद हुसैन, उन्होंने आवाज से भी दो गुनी गति थी, आवाज जितनी गति से उतनी ही दो गुनी गति थी। तेज उड़ने वाली जो उनके पास F-104 स्टार फाइटर था, उसको चला रहे थे। उनकी इतनी स्पीड थी कि वो आगे जाकर भी हमला कर सकते थे देवैया पर। तो उनके विमान में उष्मा का पीछा करने वाली दो, यानी गाइडेड मिसाइल, वो साइड विंडर मिसाइल लगी हुई थी, जो वो आती है ना पंख, उसके नीचे लगी हुई होती है, वो लगी हुई थी। तो उन्होंने अपना विमान स्क्वाड्रन लीडर देवैया के विमान के पीछे लगा दिया कि इसको शायद डॉग, जो कुत्ता पीछे 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 भागता है ना, ये उसका नाम मैं आगे बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने अपनी साइड विंडर जो मिसाइल थी वो छोड़ी, जो निशाने पर न लगकर जमीन पर गिर गई। अब जो अमजद हुसैन थे, उन्होंने तब अपनी 20 mm कैनन चलाई, जो आती है मिसाइल, वो चलाई, जिसके गोले देवैया के विमान में लगे। और ये कहानी भी देवैया पर, स्टोरी भी उन्हीं पर है। तो उनके विमान को लगी वो कैनन। तो अमजद ये सोचकर डॉग फाइट आया, डॉग फाइट कहा जाता है, जो विमान के पीछे विमान पीछा करता है ना, उसको डॉग फाइट कहते हैं एयरफोर्स की भाषा में। तो जो डॉग फाइट से बाहर निकल आए कि अब देवैया के विमान को धराशायी होने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि अब पूरा हो गया, चलो जाने दो उसको, अगर मरे तो मरे, बाकी कोई। लेकिन देवैया का विमान चोट खाने के बावजूद अब भी लड़ने की स्थिति में था, दौड़ने की थोड़ी, लड़ने की भी स्थिति में था। अब इसमें जैसे स्टंट मारने होते हैं, जैसे गोली निकलते ना, वो मूवी में गोली आती है, वो ऐसे हो जाते हैं, गोली यहाँ से निकल जाती है। इसी तरह विमान चलाने में दोस्तों मास्टरी होनी चाहिए। तो विमान चोट खाने के बावजूद भी लड़ाकू था, लड़ सकता था। तो देवैया के पास ही वॉज अ टू ऑप्शन। फर्स्ट, कि वो स्टार फाइटर का आमना सामने मुकाबला करे, जिसमें अगर वो बच भी जाते तो उनके पास भारत वापस जाने के लिए ईंधन नहीं बचता, वो प्रॉब्लम था। दूसरा, कि वो स्टार फाइटर से बचते हुए वापस अपने ठिकाने की तरफ निकल जाए। उनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन थे कि वो ज्यादा कलाबाजी दिखाने की कोशिश न करे और सुरक्षित, सिक्योरली वापस आए, ताकि वो दोबारा अपने टारगेट पर हमला कर सके। लेकिन देवैया एक दूसरी मिट्टी का बना हुआ था, थिंक डिफरेंट वाला व्यक्ति था, अलग सोचने वाला, भीड़ में घुसने वाला नहीं। दुश्मन से न लड़ना उनके लिए कोई विकल्प नहीं, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं था। तो उन्होंने स्टार फाइटर से आमने सामने भिड़ने का फैसला किया। बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल विमान था वो पाकिस्तान वाला, जो देवैया के सामने पड़ा। तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि स्टार फाइटर जो उनका विमान था हुसैन का, उनके विमान से कहीं एडवांस और बेहतर था। तो एक सेकंड के लिए फिर भी वो जीते। तो इस लड़ाई का वर्णन करते हुए एक लेखक ने ये भी लिखा है कि देवैया एक बार फिर स्टार फाइटर के पीछे गए। उधर अमजद हुसैन थे, वो ये सोच रहे थे कि एक दूसरा मिस्टीरियर उनके विमान के पीछे लग गया है। तो अपने आप को हमले के लिए जगह देने के लिए वो पहले 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए और फिर तेजी से नीचे आए। जब वो मिस्टीरियर के पीछे आने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका वास्ता एक बहुत जीवट वाले पायलट से पड़ा है। लड़ाई जारी रही और अमजद ने मिस्टीरियर से पिंड छुड़ाने की हर कोशिश कर डाली। यहाँ पर अमजद से एक गलती हुई। मैंने कहा था ना कि एक टपकती बूंद ज्ञान चयन कर सकती है।
तो उनसे गलती हुई। उन्होंने मिस्टीरियर को निशाने में लेने के चक्कर में अपने विमान की गति घटा दी। उसकी गति तो फास्ट था बहुत विमान, फिर भी उस समय स्टार फाइटर जेट था। वो भारतीय उप महाद्वीप में सबसे तेज और एडवांस विमान था। लेकिन जो डॉग फाइट मैंने कहा, पीछे पीछे भागना, उसको डॉग फाइट कहा जाता है एयरफोर्स की भाषा में। तो डॉग फाइट में उसके मुड़ने की क्षमता बहुत कम थी। वो नहीं कहते हैं, वो काट मारते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो काट मारने की क्षमता कम थी। जबकि जो हमारा मिस्टीरियस विमान था वो काट मारने में बहुत माहिर था, गुलाटियां मारने में। तो इसलिए वो गुलाटियां उतनी नहीं मार सकते थे, लेकिन था वह बहुत पावरफुल स्टार फाइटर, एडवांस भी था। तो ये उनकी वीकनेस थी, जैसे गुलाटियां मारने वाली वीकनेस थी। तो देवैया ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने स्टार फाइटर पर निशाना साधा और उस पर फायदा उठाते हुए और उस पर स्टार फाइटर पर उस पर अपनी दो डबल स्पीड की 30 mm की डेफा कैनन छोड़ दी उन्होंने स्टार फाइटर। कैनन लगते ही अमजद का एलिवेटर कंट्रोल फ्रीज हो गया। एलिवेटर यानी जो चलाने वाला स्टीयरिंग फ्रीज हो गया, स्थिर हो गया। उनके पास पैराशूट से इजेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। 1965 की लड़ाई में ये पहला मौका था जब कोई स्टार फाइटर जैसा मैक 2 विमान हवाई लड़ाई में नष्ट हुआ था। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार था। आगे उधर पिंडी भटिया तहसील जो पाकिस्तान का है, उसने 5 मील, किलोमीटर नहीं, माइल दक्षिण में कोट नाका गांव के किसान, सुबह सुबह का ये दृश्य था। ये सुबह सुबह की लड़ाई थी। तो पाकिस्तान का वो नाका गांव के किसान अब बस सुबह सुबह खेतों में अपना काम शुरू ही कर रहे थे। तो उन्होंने सरगोधा की तरफ से 2 विमान अपनी तरफ आते हुए देखे। सुबह सुबह का समय। वो आश्चर्यचकित होकर दोनों विमानों के बीच हो रही लड़ाई को देख रहे थे, रोमांटिक लड़ाई को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अचानक दोनों विमान पेड़ से जैसे पत्तियां पड़ती है ना, उसी तरह नीचे पड़ने लगी। एक विमान का पायलट तो पैराशूट के जरिए नीचे आया, लेकिन दूसरा विमान जो हमारा था, भारतीय विमान मिस्टीरियर, जिसमें देवैया साहब थे, उनका विमान जंग नहर के पार गिरा और उसका जो पायलट देवैया साहब थे वो इजेक्ट नहीं कर पाए। पायलट का शव वो मलबे से थोड़ी दूर पड़ा था और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बाद में गांव वालों ने उसे खेतों में ही दफना लिया, उस शव को। और ये शव किसी और का नहीं था, ये हमारे तबी देवैया, परमवीर तबी देवैया का था, हमारे वीर जवान का था। और आज भी उनकी समाधि, आगे मैंने कहा था उसी तरह, पाकिस्तान में है। ये कभी पता नहीं चल पाया कि देवैया के साथ अंतिम समय में क्या हुआ था, ये तो कभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिर भी कुछ किताबों में से एविडेंस मिलते हैं कि हो सकता है कि देवैया विमान चलाते चलाते बेहोश हो गए हो और हवा में रहते ही दम तोड़ बैठे हो। ये भी हो सकता है कि अंतिम समय पर विमान पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया हो और वो जमीन से टकरा गए हो। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत नीचाई से इजेक्ट यानी बाहर निकलने की कोशिश करने में कामयाबी न मिली हो। इजेक्ट यानी पैराशूट से बाहर निकलना, कूदना विमान से। तो उधर आदमपुर में इसने इतना जरूर सीख कर जाना कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो और एक्सीडेंट होने की आशंका है कि आपको भनक लग जाती है, तो बाहर निकल जाना चाहिए, मरोगे नहीं कम से कम। तो उधर आदमपुर में परेशान तनेजा साहब देवैया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वो मिशन डिब्रीफ की मीटिंग में शामिल हो। मिशन उनका था डिब्रीफ, उसके अंदर शामिल हो सके। तो तनेजा और उनकी टीम को
तभी देवैया के एक्शन के बारे में जरा भी भनक नहीं था कि उन्होंने किया क्या है, इतने टाइम क्यों लगा, वापस क्यों नहीं आए। जब उनके बारे में कोई सूचना नहीं आई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो देवैया को मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया गया। 7 साल बाद 7 साल बाद भी जब उनकी कोई खबर नहीं लगी तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया कि वो मर चुके थे। बाकी अगर उनको पकड़ लिया जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ जाते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रिसर्च की है और कई किताबों में से वो एविडेंस मिले हैं। तो तनेजा को अच्छी तरह पता था कि उस दिन किसी भी दूसरे भारतीय विमान की स्टार फाइटर विमान से भिड़ंत नहीं हुई थी, ये उनको अच्छी तरह पता था। सिर्फ देवैया का विमान ही चोट खाने के बावजूद अमजद हुसैन के विमान का मुकाबला करता रहा था। वो इसलिए बाहर इजेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका विमान स्टार फाइटर की गोलियों से करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस हमले में देवैया को छोड़कर उस मिशन में शामिल हर पायलट सुरक्षित वापस लौट आया था, जैसे हमारा अभिनंदन गया जिस तरह। तो उनमें से किसी का सामना स्टार फाइटर से नहीं हुआ था, लेकिन देवैया का हुआ था। इसलिए तनेजा को पता था कि देवैया के अलावा किसी भी पायलट की भिड़ंत स्टार फाइटर से तो नहीं हुई थी, ये तो पक्का प्रूव थे उसके, इसलिए ये पक्का हो चुका था। अब उनका ग्रुप का कैप्टन ओपी तनेजा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तत्कालीन भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल इद्रिस लतीफ को पत्र लिखकर आगाह किया कि स्क्वाड्रन लीडर देवैया को मरणोपरांत यानी मरण के बाद महावीर चक्र देने की मांग की थी उन्होंने और अपील की थी। और 1987 में 1987 में नेट विमान के पूर्व पायलट और डिफेंस हिस्टोरिकल सेल के प्रमुख एयर कोमोडोर प्रीतम सिंह ने इस मामले में रिसर्च भी की थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्क्वाड्रन लीडर तभी देवैया को उनकी मृत्यु के 23 साल बाद मरणोपरांत 23 अप्रैल 1988 को महावीर चक्र, परमवीर चक्र नहीं, मैं गलती की हूँ, मैंने परमवीर चक्र बोला हूँ तो माफ करना दोस्तों, लेकिन इनको महावीर चक्र देने की घोषणा हुई थी। देवैया की पत्नी सुंदरी देवैया, उन्होंने ये सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन से हासिल किया था। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि कई दशकों से सरगोधा के ऊपर हुई इस मशहूर लड़ाई ने इतिहासकारों को चकित कर दिया है। लड़ाई के तुरंत बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन को भी उनकी वीरता के लिए उनका पाकिस्तान का सितारा जरूरत से सम्मानित किया गया था। विडंबना तो देखिए दोस्तों कि 1971 की लड़ाई में अमजद हुसैन का विमान अमृतसर के ऊपर भारतीय विमान भेदी जो लैंड टू एयर तोप चलाई जाती है उसने गिरा दिया था। अब वायुसेना मुख्यालय में उनसे कुछ पूछताछ हुई तो उससे उस लड़ाई के कुछ विवरण सामने आए, डिस्क्रिप्शन सामने आए। आज भी देवैया की कब्र पाकिस्तान में एक किसान के खेत के कोने में है। पाकिस्तान के एक आम किसान के कोने में। एक हमारे गुजराती में कहावत है, सत्यनो मार्ग से चुरान नथी कायर नु काम, यानी सत्य का मार्ग होता है वो शूरवीरों का होता है, कायरों का काम नहीं है दोस्तों। तो उनकी समाधि पाकिस्तान में है। इस पूरे प्रकरण पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है एग्जैक्टली नाम स्काई कोर्स। लिखना हिंदी मूवी मिल जाएगी, अगर होगी तो यूट्यूब में होगी तो मिल जाएगी, जिसमें वीर पहाड़िया ने स्क्वाड्रन लीडर देवैया का रोल निभाया है। तो ये थी दोस्तों कहानी, इसमें से आशा करता हुआ आपको कुछ जानने को मिला होगा।